अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर नाथन की गर्दन मेरे आहनी पंजे के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। मैं उसकी गर्दन को झटके दे रहा था और उसकी आंखें बहर को निकल आई थीं। इसके बाद उसकी गर्दन का तनाव ख़त्म हो गया और उसका सर एक तरफ गिरने लगा। मैंने उसे आराम से फर्श पर छोड़ दिया। वो मर चुका था। मैंने पहला काम यह किया कि ट्रांसमीटर को पलंग के नीचे से निकाला, बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया और सुंबुल के दरख्त के नीचे जाकर उसे चबूतरे के पत्थर के नीचे छुपा दिया। ऊपर पत्थर दोबारा रखकर मट्टी और घास डाली और कमरे में वापस आ गया। आते ही बत्ती बुझा दी। इंस्पेक्टर नाथन की लाश ठिकाने लगाने का काम अब मेरे सामने था। वैसे तो मैं लाश को किसी भी जगह ज़मीन में दबा सकता था, लेकिन इसकी गुमशुदगी कई शुबहात को जन्म दे सकती थी और ये खबर दिल्ली मेरे हेडक्वार्टर तक भी जाती है। वहाँ प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशोत्तम दास टंडन पहले ही मुझे अपनी निगाह में रखे हुए था। एक ख्याल मेरे जहन में अचानक ही आ गया। ख्याल बड़ा मुनासिब था, मगर इसके लिए मुझे मजीद अंधेरा होने का इंतज़ार था। इंस्पेक्टर नाथन की लाश मेरे कमरे के फर्श पर पड़ी थी। कमरे में अंधेरा था। मैंने झुककर नाथन के दिल पर हाथ रखा। दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। मैं रसोई में गया। वहाँ कोने में नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी का गुच्छा कई रोज से पड़ा हुआ था। मैं उसे लेकर कमरे में आया। ये 15-20 फुट लंबी रस्सी थी। वो काफ़ी पुरानी रस्सी थी। जब रात और ज़्यादा गहरी हो गई तो मैंने कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में नज़र दौड़ाई। जंगल के दरख्तों में गहरी तारीकी और मौत जैसा सन्नाटा छाया था। 2-3 झींगर खाड़ी की तरफ बराबर बोल रहे थे। इंस्पेक्टर नाथन भारी जिस्म वाला नहीं था। मैंने उसकी लाश को कांधे पर डाला, रस्सी का गुच्छा हाथ में पकड़ा और बरामदे से होता हुआ दरख्तों में निकल आया। थोड़ी दूर जाने के बाद समंदर की खाड़ी का सहल आ गया। यहाँ मैंने एक मौजूद दरख्त देखकर नाथन की लाश को ज़मीन पर रख दिया। दरख्त की एक टहनी को नीचे झुकी हुई थी। मैंने रस्सी का फंदा बनाकर उसे इंस्पेक्टर नाथन की गर्दन में डालकर अच्छी तरह से कस दिया, फिर लाश को उस टहनी के साथ लटका दिया। इस बात का मैंने खास तौर पर ख्याल रखा था कि जो कोई भी देखे उसे ये केस खुदकुशी का ही मालूम हो। किसी पहलू से कोई यह साबित न कर सके कि इसे मरने के बाद दरख्त से लटकाया गया है। इस काम से फारिग होने के बाद मैं वापस अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और अपने दूसरे रोज़ वाले पांडिचेरी के दौरे के बारे में गौर फिक्र करने लगा। वहाँ सब लोग मेरे लिए अजनबी थे। मुझे उनसे धमाके की तफसीलात मालूम करने के बाद रिपोर्ट मुरतब करनी थी। मैंने यह तय कर रखा था कि रिपोर्ट में सनहाली तकरीबकारों की कार्रवाइयों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। इसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो दिन काफ़ी निकल आया था। मैंने उठकर जल्दी से फर्श पर निगाह डाली। वहाँ रात की धींगा मुश्ती के कोई निशान नहीं थे। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और थोड़ी सी काफ़ी पीने के बाद क्वार्टर को ताला लगाकर जेटी के लेबर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहाँ मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर अपने दोनों आदमियों के साथ पहले से मौजूद था। मुझे 8 बजे इंडियन एयरफोर्स का फोकर पकड़ना था जो रामेश्वरम से आने वाला था। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को नमस्ते किया। उसने भी नमस्ते किया और बोला, इधर किसी फाइल में कोई इंदराज नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंस्पेक्टर नाथन एक गैर जिम्मेदार अफसर है। बहरहाल उसकी बाबत अब इंक्वायरी कमीशन ही कोई फैसला करेगा। वो फाइल आगे रखे उसके वर्क उलट रहा था। मैं कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और कुन आँखियों से बाहर देखने लगा। मैं इस इंतज़ार में था कि कोई मजदूर इधर भागता हुआ आए और हमें यह बताए कि इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से लटकी हुई है, क्योंकि मजदूर उधर इसे काम पर आते थे और उनके आने का वक्त हो चुका था। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम से बातें करने लगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन बड़ा जिम्मेदार अफसर है। पिछले दिनों उसकी बीवी बहुत बीमार थी, इस वजह से उससे कुछ गफलत हो गई होगी। और फिर सब मेरीन की चेकिंग मेरे सामने की थी उसने, और कैप्टन शिवाजी से एनओसी भी लिया था। गणेशम फाइल बंद करके उसका फीता बांधते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम इन लोगों को नहीं जानते। ये महज दिखावे के लिए काम करते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस नहीं करते। मैंने गोशाई चश्म से एक मजदूर को देख लिया था जो लेबर ऑफिस की तरफ दौड़ा चला रहा था। वो क्या खबर ला रहा है मुझे मालूम था, मगर मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को सिगरेट पेश किया। वो मुस्कुराकर बोला, मैं सिगार पीता हूँ, सिर्फ सिगार। इतने में बाहर मजदूर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तमिल जबान में शोर मचा रहा था, उधर लाश है, लाश है। मैंने अदाकारी करते हुए चौंक कर खिड़की में से मजदूर की तरफ देखा।
घनश्याम और उसके आदमी भी उठकर बाहर आ गया। क्या हो गया है, किसकी लाश है, क्या कह रहे हो तुम? मैंने मजदूर के करीब जाकर पूछा। ये काला कलौटा उधेड़ उम्र का आदमी था। बेचारे से खौफ के मारे बात नहीं हो रही थी, हाथ जोड़ रखे थे। बोला, सरकार, उधर नाथन बाबू की लाश लटकी हुई है। घनश्याम ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास करते हो, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। नाथन बाबू की लाश दरख्त से लटकी हुई है। घनश्याम के मुंह से निकल गया, ओ माय गॉड। हम सब उस तरफ को दौड़े जिधर मजदूर ने इशारा किया था। वो मजदूर हमारे आगे आगे दौड़ रहा था। मुझे मालूम था कि वो किधर जाएगा। मैं मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर घनश्याम के साथ दौड़ रहा था। बहुत जल्दी हम खाड़ी के किनारे उस दरख्त के नीचे आ गए जिसकी टहनी से इंस्पेक्टर नाथन की लाश लटक रही थी। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। हाय भगवान, नाथन ने यह क्या कर दिया। मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर घनश्याम के लिए यह नतीजा निकालना कोई मुश्किल न था कि इंस्पेक्टर नाथन ने इंक्वायरी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली है। मैंने इस ख्याल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दुख भरी आवाज़ में कहा। वो अपने सस्पेंशन से बहुत परेशान था। उसे खतरा था कि शायद उसे कैद भी हो जाए, मगर उसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। मैं ज़मीन पर पाँव मारकर अफसोस करने लगा। इंस्पेक्टर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बेगुनाह थे। महकमा अंधा नहीं है, वो ज़रूर इंसाफ करता। सिक्योरिटी ऑफिसर घनश्याम भी अफसोस करने लगा। उसी वक्त आदमी बुलवाकर इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से उतरवाई गई। लाश उसके घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वहां कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है और ना ही किसी को यह ख्याल आएगा कि मरने वाले की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान देखे जाएं। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर घनश्याम को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे सबमरीन डिजास्टर की रिपोर्ट बनाने के लिए 8 बजे पांडिचेरी जाना है, मुझे इजाज़त दें। घनश्याम फौरन बोला, ज़रूर ज़रूर कैप्टन मेहता, तुमसे फिर मुलाकात होगी, गुड लक। मैंने घनश्याम से हाथ मिलाया और इंस्पेक्टर नाथन की अनदोनाक मौत पर एक बार फिर अफसोस का इजहार करते हुए उससे रुखसत लेकर वापस अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। वहां से ब्रीफकेस उठाया और खाड़ी की दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के छोटे से रनवे पर आ गया। वहां भी ग्राउंड का मुख्तसर सामला इंस्पेक्टर नाथन की खुदकुशी पर अफसोस का इजहार कर रहा था। रामेश्वरम से वो फोकर तैयार आ चुका था जिसमें सवार होकर मुझे पांडिचेरी जाना था। यह 4 नशस्तों वाला छोटा सा तैयारा था। पायलट मद्रासी था। मैंने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया। उसने मुझे सैल्यूट किया और जहाज़ की तरफ लेकर बढ़ा। 10 मिनट बाद हमारा फोकर तैयारा भारत के जनूबी शहर से बुलंद होकर तमिलनाडु की दूसरी बड़ी बंदरगाह पांडिचेरी की तरफ परवाज कर रहा था। पांडिचेरी पहुंचकर मैंने बंदरगाह के एक करीबी होटल टावर वेव में एक कमरा ले लिया। ब्रीफ केस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर जेब में रखा, कमरे में ताला लगाया और सीधा बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। जेटी के इलाके को बहरी फौज और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने घेरे में ले रखा था। जेटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मेरी आमद की इतला कर दी गई थी। उसने मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया और मुझे एक दफ्तर में ले गया जहां चीफ जेटी ऑफिसर ने मेरा स्वागत किया। यह मद्रासी था। अंग्रेजी तो ये लोग मादरी ज़बान की तरह रवानी से बोलते थे, मगर यह जेटी ऑफिसर तेलुगु और मलयालम भी जानता था। वो मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि अगरचे मैं पंजाबी हूँ मगर तमिल भी बोल लेता हूँ तो वो बड़ा खुश हुआ और फिर तमिल में बात करने लगा। बंदरगाह पर कुछ गैर मुल्की और कुछ गैर मुल्की बार बरदार जहाज़ खड़े थे। जेटी ऑफिसर मुझे एक स्टीमर में बिठाकर टीले के अकब वाली उस खाड़ी में ले गया जहाँ एटमी अबदोज में धमाका हुआ था। अबदोज का मलबा काफ़ी हद तक उठा लिया गया था, मगर अभी तक फौलाद और एलुमिनियम के मुड़े तुड़े टुकड़े टीले के नशे में दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आसपास के कई दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। एक बड़ा ट्रॉलर जिसमें क्रेन लगी थी समंदर में जंजीर डाले गर्कशुदा टुकड़ों को निकालने में लगा था। बहरी फौज का अमला रिवायती अंदाज में अपना काम कर रहा था। जेटी ऑफिसर की ज़बानी मालूम हुआ कि अबदोज के हमले का कोई आदमी नहीं बचा। मैं अपनी नोटबुक में ये तफसीलात दर्ज करता चला गया। कुछ देर वहाँ रहकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर जेटी ऑफिसर के साथ वापस उसके ऑफिस में आ गया। उसने मेरे लिए काफ़ी मंगवाई, एक सिगार भी पेश किया। इतने में दिल्ली प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर पुरुषोत्तम दास टंडन का फ़ोन आ गया। वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने रिसीवर थामकर उसे नमस्कार किया। उसने नमस्कार को कोई जवाब ना दिया और बोला, तुम पांडिचेरी में ही रहना। आज 4 बजे से पेरसुरास्टेट के इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर व्यास पांडिचेरी पहुंच रहे हैं। वो एक ख़ास मिशन पर आ रहे हैं। इस बारे में तुमसे ज़बानी बात करेंगे। मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता। उनसे पूरा तामुन करना।
अब मुझे यकीन है कि हम उस तखरीबकार गैंग का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने सबमरीन को तबाह किया है। तुम अपनी रिपोर्ट तैयार करके जल्दी हमें भिजवाने की कोशिश करो। हमें इस दुर्घटना की पूरी तफसील चाहिए। टंडन साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। उसने मेरे दिल में तशवीश की खलश को बेदार कर दिया था। उसे कैसे यकीन है कि वो तखरीबकारों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर व्यास को कौन से खुफिया मिशन पर भेजा जा रहा है। जहन में तरह तरह के शकूक व शबात और खदशे सर उठा रहे थे। बहरहाल मैंने मज़ीद मोहतात रहने का फ़ैसला कर लिया। अफसोस इस बात का था कि मेरे पास जहरीले सिगारों में से एक भी सिगार नहीं था, सिर्फ एक रिवॉल्वर ही था जिसे मैं अपने सफ़र में अपने साथ रखता था और जो मेरे ब्रीफ केस में बंद होटल में पड़ा था। दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा नक्शे सुलेमानिया गया है जिसकी मदद से ये एटमी अफदोज की तबाहकारी के जिम्मेदार अफराद का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने ये कहकर अपने दिल से खदशात को निकाल दिया कि यह महज मामूली सी सुराग रसानी और तहकीकात होगी जिसका कुछ भी नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। अब दोस्त के पर खदशे उड़ चुके थे, कोई सबूत बाकी नहीं बचा था। यह इंडियन इंटेलिजेंस वाले खुशफहमियों में मुब्तला हैं। 4:30 बजे मैं ऑफिस में ही था कि पता चला गुजरात काठियावाड़ के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर VM व्यास आ गए हैं। मैं उन्हें लेने जेटी ऑफिसर के साथ ऑफिस से बाहर आ गया। देखा मिस्टर व्यास हाथ में ब्रीफ केस थामे सिक्योरिटी गार्ड्स की मैयत में हमारी तरफ आ रहा है। उसने सलेटी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। उम्र 40 बरस से कुछ ऊपर हो गई। सर दरमियान से कुछ गंजा था। कानपट्टियों पर स्याह बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। कद दरमियाना और जिस्म घुटा हुआ था। सबसे नुमायां बात इस शख्स की आंखें थीं। आंखों में एक ऐसी मकनातीसी चमक थी जो दिल की गहराइयों में उतरती महसूस होती है। इन आंखों में किसी भी मसले की तह तक पहुंचने की सलाहियत और अय्यारी मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर मिस्टर व्यास से हाथ मिलाया। उन्हें नमस्कार कहकर अपना तारुफ कराया। मिस्टर व्यास ने आंखें उठाकर मुझ पर एक ताराना नज़र डाली और अंग्रेज़ी में जेटी ऑफिसर से पूछा, क्या मैं खाड़ी पर जा सकता हूँ? क्यों नहीं सर, आइए, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी उनके साथ चला। खाड़ी पर एक बार फिर स्टीमर पर बैठ गया। मिस्टर व्यास ने इस जगह का खास तौर पर मुआयना किया जहाँ ट्रॉलर की क्रेन समंदर के अंदर से अफदोज के गर्कशुदा टुकड़े निकाल रही थी। मिस्टर व्यास ने जेटी ऑफिसर से कहा, अभी तक समंदर की तह से क्या कुछ निकाला गया है? मुझे उसका मुआयना करना होगा। समंदर से निकाला गया कुछ मलबा वहीं किनारे पर पड़ा था। कुछ लोहे के टुकड़े करीबी गोदाम में भी रख दिए गए थे। मिस्टर व्यास ने उन सबको एक एक करके देखा, फिर मुझे साथ लेकर गोदाम से बाहर आ गया। जेटी ऑफिसर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मिस्टर व्यास ने उसे कहा, मैं चाहता हूँ इन तमाम चीज़ों पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए और अब समंदर से जो चीज़ भी निकले मुझे दिखाए बगैर गोदाम में ना रखी जाए। ऐसा ही होगा सर, जेटी ऑफिसर ने मुस्तैदी से जवाब दिया। मैंने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि मिस्टर व्यास को किसी ऐसी चीज़ की तलाश है जो अब दोस्त के साथ समंदर में गर्क है। मैंने इस बारे में आज खुद कोई सवाल करना मुनासिब ना समझा। मैं जानता था कि वो जिस खुफिया मिशन पर यहाँ आया है उस पर खुद ही रोशनी डालेगा। वो पांडिचेरी बंदरगाह के पास ही सरकारी रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में कोने वाला कमरा उसे दिया गया था जहाँ सहूलत की हर शय मौजूद थी। वो मुझे साथ लेकर रेस्ट हाउस में आ गया। मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि वो किस खुफिया मिशन पर वहाँ आया है। मिस्टर व्यास ने नौकर से कहा कि काफ़ी रहे। हम बालकोनी में बैठ गए। सामने ढलान पर नारियल के दरख्तों की कतारें दूर समंदर के किनारे तक चली गई थीं जहाँ 2 माल बरदार जहाज लंगर अंदाज थे। शाम होने वाली थी। ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी पीते हुए मिस्टर व्यास ने अपनी गहरी मकनातीसी आंखों से मुझे देखा और बोला, कैप्टन मेहता, आज सुबह हम पर एक अजीब व गरीब इंकशाफ हुआ है। मेरा दिल ज़ोर से धड़क कर फिर अपने मामूल पर आ गया। यह किसी इंकशाफ की बात कर रहा है। मैंने ढलान की तरफ देखा। कुछ मजदूर एक जगह झड़ियाँ साफ कर रहे थे। अगर मैं मिस्टर व्यास की गर्दन तोड़कर उसे बालकोनी से नीचे फेंक देता हूँ तो ये मजदूर देख लेंगे। इसके सिवा और इंकशाफ क्या हो सकता था कि उन्हें मेरे बारे में इल्म हो गया होगा कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मैंने खाली खाली नज़रों से मिस्टर व्यास की तरफ देखा। उसने बड़े सुकून से कॉफ़ी का घोंट पीकर प्याली मेज़ पर रखी और बोला, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ये अफदोज रूस ने हमें दी थी और अभी इसमें कुछ रूसी इंजीनियर मौजूद थे। यह जदीद तरीन एटमी अफदोज थी और रूस के वजारत दफा की जानब से हमें खुफिया पैगाम में बताया गया है कि इस अफदोज के तार पेडोरोम में एक इंतहाई ताकतवर टीवी कैमरा नस्ब किया गया था जो एक छोटे से गोल रेड बक्स में बंद था। यह रेड बक्स ऐसी धात से बनाया गया है
कि इस पर भयानक धमाके का कोई असर नहीं होता। जदीद ट्रेन एटमी अफदोजों और जहाज़ों में इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई तकरीबकार वहां बम लगाने में कामयाब हो जाए और अफदोज गर्क हो जाए तो उस रेड बॉक्स का टीवी कैमरा उसकी नकल हरकत की सारी फिल्म उतार ले, जिसे बाद में डेवलप करके तकरीबकार को पकड़ा जा सके। टॉरपेडो रूम में यह कैमरा इसलिए नस्ब किया जाता है कि आमतौर पर तकरीबी कार्रवाइयों का निशाना टॉरपेडो रूम में ही बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पहले ही से टॉरपेडो रूम मिसाइल मौजूद होते हैं जो टाइम बम के साथ फटकर तबाही में 10 गुना इजाफा कर देते हैं। रूसी वजारत दफा के इस इंकशाफ ने हमारी बुझी हुई उम्मीदें फिर से रोशन कर दी हैं, और हमें यकीन है कि अगर हम समंदर के नीचे से वो रेड बक्स बरामद करने में कामयाब हो गए तो वो शख्स ज़रूर पकड़ लिया जाएगा जिसने टॉरपेडो रूम में टाइम बम लगाया था। एक पल के लिए मेरे पांव तले से ज़मीन हिल गई। यह शख्स मेरी मौत का पैगाम लेकर आया था। टॉरपेडो रूम में मैंने ही टाइम बम लगाए थे। अगर वहाँ किसी खुफिया जगह पर रेड बक्स में टीवी कैमरा नस्ब था तो उसमें मेरी नकल हरकत की फ़िल्म महफूज हो गई होगी, और अगर वो फिल्म इन लोगों के हाथ में आ जाती है तो फिर न सिर्फ ये कि मुझ पर अजियतनाक तशद्दुद का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, बल्कि मेरा मिशन भी खाक में मिल जाएगा और मैं वतन अजीज़ की सलामती और बका के लिए दुश्मनों के अज़ाइम को बेनकाब न कर सकूँगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह काबू में रखा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात आपने सुना दी मिस्टर व्यास, लेकिन हमारे पास क्या सबूत है कि तकरीबकारों ने टॉरपेडो रूम में ही बम लगाया था? यह भी तो हो सकता है कि यह टाइम बम अंजुमन रूम में किसी जगह लगाया हो। ऐसी सूरत में हम मुजरमों का सुराग नहीं लगा सकेंगे क्योंकि रेड बॉक्स की फिल्म खाली होगी। मिस्टर व्यास ने काफ़ी की प्याली में ऐसा ऐसा चम्मच हिलाते हुए कहा, कल तक हमें भारत की नेवल इंटेलिजेंस ने अपनी जो तहकीकाती रिपोर्ट फराहम की है उससे ये बात साबित हो गई है कि टाइम बम एक नहीं बल्कि 2-3 थे, और ये सारे के सारे टॉरपेडो रूम में ही लगाए गए थे क्योंकि टाइम बमों के सियाल मादे के निशानात टॉरपेडो रूम के पाइप के टुकड़ों पर ही मिले हैं। यही वजह है कि हम पूरी तरह से पुरुमीद हैं कि अगर हम रेड बॉक्स समंदर से बरामद करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तकरीबकार ज़रूर पकड़ा जाएगा जिसने ये टाइम बम लगाए थे, क्योंकि रेड बॉक्स में नस्बशुदा टीवी कैमरे पर उसकी तस्वीर वाज़े तौर पर आ गई होगी। यह बात मेरे सुकून को तयबाना करने के लिए काफ़ी थी। यह बड़ी ख़तरनाक बात थी। रेड बॉक्स मेरी मौत का परवाना था। उसमें लगे हुए कैमरे ने मेरी तमाम नकल हरकत और कैप्टन शिवाजी से मेरी गुफ्तगू और फिर उसको मेरा अंजुमन रूम की तरफ भेजना, टॉरपेडो रूम मिसाइल और पाइपों के दरमियान टाइम बम लगाना, यह सब कुछ महफूज कर लिया होगा। मेरे खिलाफ इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती थी। मैं सिगरेट का कश लगाना भूल गया था। मिस्टर व्यास ने मेरे सिगरेट के बढ़ते हुए गोल की तरफ इशारा किया और बोला, कैप्टन, तुम्हारे सिगरेट की राख गिरने वाली है। आई एम सॉरी। मैंने जल्दी से राख स्ट्रे में झाड़ दिया और बज़ाहिर खुश होकर बोला, मिस्टर व्यास, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। अगर रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम इस इलाके के सारे तकरीबकारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने टॉरपेडो रूम में टाइम बम लगाए थे वो यकीनन सनहाली तकरीबकारों के गिरोह का आदमी होगा, और हमारी इंटेलिजेंस उसे आसानी से तलाश करके उससे बाकी लोगों की निशानदेही करवा लेगी। मिस्टर व्यास ने जेब से रुमाल निकाल कर अपने होंठों के किनारे साफ किए और बोला, इस इंकशाफ का इल्म हमारी वजारत दिफा के सिर्फ चंद एक लोगों तक ही महदूद है। सीक्रेट सर्विस में यह बात मिस्टर टंडन के बाद मुझे और अब तुम्हें मालूम है। हमें इस राज को अपने दिल की गहराइयों में बंद रखना है। यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मैंने सिगरेट राखदान में बुझा दिया। अभी आधा सिगरेट बाकी था। मिस्टर व्यास ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुमने तो आधा सिगरेट ज़ाय कर दिया कैप्टन मेहता। यह चालाक आदमी मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दरअसल मैं पिछला आधा सिगरेट नहीं पिया करता। डॉक्टरों का कहना है कि इसी से में निकोटीन ज़्यादा मकदार में जमा हो जाती है। ओहो, उसकी मकनातीसी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं, मगर मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। मैंने बात को फ़ौरन बदलते हुए कहा, लेकिन मिस्टर व्यास, क्या हमें रेड बॉक्स मिल जाएगा? क्योंकि हमारी तमाम तर तहकीकात का दारोमदार अब उस रेड बॉक्स पर ही है। व्यास ने कुर्सी पर पीछे की तरफ होते हुए कहा, हम वो तलाश कर लेंगे। कल सुबह मद्रास नेवल डाक यार्ड से एक स्पेशल गोताखोरों का दस्ता यहाँ पहुँच रहा है। वो लोग समंदर की गहराइयों में उतर कर चीज़ें तलाश करने के माहिर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कल शाम तक रेड बॉक्स हमारे पास होगा। मैंने खुश होकर कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। इस सूरत में हमें आसपास के सारे इलाके की नाकाबंदी कर देनी होगी ताकि तकरीबकार यहाँ से फरार न हो पाएँ।
मिस्टर व्यास के पतले होंठ जरा से सिकुड़ गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कैप्टन शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि हादसे के फौरन बाद हमारी फौज ने इस सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त भी हमारी फौज के जवान 100 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह हुक्मरानी कर रहे हैं। उनमें हमारे कमांडोज भी हैं जो सादा कपड़ों में एक एक आदमी पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह चौकस है। तकरीब कर जहाँ कहीं भी हैं वो इसी जगह पर छुपे होंगे। इस इलाके से वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें रेड बक्स मिल जाता है तो हम बम लगाने वाले तकरीबकार की फ़ोटो कापियाँ हज़ारों की तादाद में अपने आदमियों में तकसीम कर देंगे। यूँ वो बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। मंसूबा बेहद भयानक था। मेरे बचने का कोई इम्कान नहीं था। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि खुदा करे कि रेड बक्स न मिले, मगर मुझे यह भी एहसास था कि इस किस्म के जानलेवा मिशन में सिर्फ दुआएं काम नहीं आया करती हैं। आदमी को जान हथेली पर रख कर एक्शन करना पड़ता है, और फिर या दुश्मन नहीं या आप नहीं। ये हकीकत है कि अंदर से मैं और मेरा सारा मिशन हिल गया था, लेकिन मैं अपनी जगह पर कायम था। जो होगा देखा जाएगा, और मैं मरते दम तक लड़ूंगा और अपने मुकद्दस मिशन पर डटा रहूंगा। अगर इस मिशन की तकमील की राह में मौत आ जाती है तो उसे खंदा पेशानी से कबूल करूंगा। मिस्टर व्यास उठ खड़ा हुआ, कमरे की तरफ जाते हुए बोला, तुम होटल में क्यों ठहरे हुए हो कैप्टन? मेरे पास रेस्ट हाउस में आ जाओ। यहाँ तुम्हें एक कमरा आसानी से दिया जा सकता है। यह गलती मैं भूल कर भी नहीं कर सकता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, सर होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आप जिस वक्त मुझे फ़ोन करेंगे मैं 2 मिनट में आ जाऊँगा। अच्छा, अगर कोई और बात नहीं करनी हो तो मैं इजाज़त चाहूँगा। मिस्टर व्यास मेज़ के पास खड़ा ब्रीफ केस में से एक फ़ाइल निकाल कर उसको देख रहा था। फाइल बंद करने के बाद मेरी तरफ पलट कर बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारा फ़ोन नंबर मैंने लिख लिया है। रात को कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ सकती है। अगर दिल्ली से कोई पैगाम आ गया तो तुम्हें मतला कर दूंगा। अब तुम जाकर आराम करो, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। वैसे कल सुबह नाश्ता मेरे साथ ही आकर करना, क्योंकि नेवल गोताखोरों का स्क्वाड ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 9 बजे पांडिचेरी पहुँच जाएगा। मैंने गर्मजोशी के साथ मिस्टर व्यास से हाथ मिलाते हुए कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर व्यास है, मैं सुबह 8 बजे आपके पास होऊंगा। होटल में आते ही मैंने कमरा अंदर से बंद किया। सबसे पहले अपने ब्रीफ कोस को खोलकर अपने तमाम चीज़ों को चेक किया। अगरचे अभी तक किसी को मुझ पर शक नहीं पड़ा था, मगर मैं मोहतात हो गया था। ब्रीफ केस को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तमाम चीज़ें और ख़ास तौर पर मेरा रिवॉल्वर वैसे ही पड़ा था। मैंने रिवॉल्वर खोल कर देखा, चैम्बर में गोलियां भरी हुई थीं। साइलेंसर भी चमड़े के लिफाफे में मौजूद था। मैं इस रिवॉल्वर को किसी जगह छुपा देना चाहता था, अगरचे इसका इम्कान बाजार नहीं था, लेकिन सौराष्ट्र का शायद सबसे खतरनाक तजर्बेकार और इंतहाई ज़ेरिक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर वीएम व्यास मेरे साथ था। ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने करीब तरीन साथी पर भरोसा नहीं करते। उनके वसाइल भी बड़े वसी होते हैं। अगर उसके दिल में कोई ख्याल आ जाता है तो वो किसी भी वक्त मेरी एकदम मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। इस काम के लिए उसे सिर्फ अपना खुफिया कार्ड ही दिखाने की ज़रूरत थी, और पांडिचेरी की मिलिट्री पुलिस तक उसके साथ हो जाती है।